बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन अवनमन ये क्या होता है? इसके पीछे हमने बताया था क्वथनांक का उन्नयन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन यानी कमी पढ़ेंगे। तो लिखेंगे राउड के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब इसका वाष्प दाब यानी जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के उस ताप के बराबर होता है जब उसका ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसे ग्राफ बनाना है। ग्राफ में इधर लिखना है ताप जो केल्विन में होगा, इधर लिखना है वाष्प दाब जो आपका एटीएम यानी कहने मतलब वायुमंडलीय दाब होगा। अब यहाँ पर हमने एक लिया विलायक, ये विलायक का हो गया, यहाँ विलायक लिखेंगे विलायक। इसका ताप यहाँ पर जो मानेंगे टी हो जाएगा टी एफ नाट यानी नाट टी नाट एफ। अब हमने क्या किया, विलायक शुद्ध विलायक का क्या हो गया, वाष्प दाब यहाँ बता रहा है और यहाँ इसका ताप बता रहा है। अब इसमें हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया जिसके कारण इसका ताप क्या गया, घट गया, वाष्प दाब घट जाएगा। तो वाष्प दाब घटेगा तो इधर आ जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, ये बता रहा है विलयन का है। ये किसका है? वाष्प दाब विलयन का है। तो विलयन बना यानी हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया इस विलायक में, तो इसका वाष्प दाब घट गया। तो वाष्प दाब घट गया तो ये जो बराबर होगा इसका ताप वो क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेंगे कि टी एफ हो गया। ये जो है इसका विलयन का जो ताप है हमारा टी एफ हो गया। अब इसके बीच जो हमारा क्या है डिफरेंस हो जाएगा, अंतर, इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ। यही आपका डेल्टा टी एफ है, यही हिमांक का अवनमन कहलाता है। अर्थात यानी लिखेंगे इसमें राउड के नियम के अनुसार जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। अब उसका वाष्प दाब यानी विलयन का वाष्प दाब उस विलायक के वाष्प दाब के बराबर तब होता है जब उसके ताप में क्या होता है, कुछ कमी आ जाती है। यह ताप में कमी ही उस विलायक का हिमांक का अवनमन कहलाता है। इस तरीके का फिगर बनाएंगे। अर्थात फिर लिखेंगे कि शुद्ध विलायक का मानेंगे माना शुद्ध विलायक का, ठीक है, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु टी नाट एफ है तथा जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उस विलयन का हिमांक बिंदु टी एफ हो जाता है। अब लिखेंगे नीचे, अब हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ है, माना हिमांक का अवनमन क्या है आपका, हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ है। इसलिए नीचे लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर लिखेंगे, इसलिए डेल्टा टी एफ बराबर आप घटाएंगे टी नाट एफ माइनस लिखेंगे टी एफ। यानी ये अधिक ताप है, ये कम ताप है, अधिक में से कम घटा देंगे तो आपका कितना का अंतर आ रहा है वो आपका निकल जाएगा, डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आप इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे नोट क्या लिखेंगे, नोट में आपको लिखना है कि हिमांक का अवनमन तथा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, दोनों एक ही साथ लिखेंगे। हिमांक का अवनमन तथा क्वथनांक का उन्नयन विलयन के, ठीक है, यानी उसका जो इस तरह से लिखेंगे हिमांक का अवनमन, पहले एक का लिखिए, हिमांक का अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। जो आपका डेल्टा टी एफ है लिखेंगे डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम क्या, इसको हटाएंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ, यम हो जाएगा के एफ, जहाँ लिखेंगे जहाँ के एफ जो है हिमांक का स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यम क्या है, यम विलयन की मोललता है, मोललता नहीं मोललता है, ठीक है। अब मोललता है तो फिर नीचे लिखेंगे यदि विलेय का मात्रा W2 ग्राम है, ऐसे माना विलेय जो वाष्पशील हमने मिला उसकी मात्रा W2 है, जिसका मोलर द्रव्यमान M2 है और इसे W1 ग्राम, सब ग्राम में है, ठीक है, W1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तब
उसका मोललता क्या होगा, यम बराबर, तो आप जानते हैं मोललता यानी विलेय की मौलिक संख्या, तो मौलिक संख्या दिया नहीं है तो मौलिक संख्या निकालने के लिए क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार, तो मात्रा क्या है W2 बटे अणुभार, इसका क्या है M2 हो गया, बटे क्या होता है विलायक का मात्रा किलोग्राम में, तो विलायक क्या है W1, और जब ग्राम में दिया तो हमने बताया कितना से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो M बराबर हो जाएगा W2 बटे हो जाएगा आपका M2 इंटू W1 और गुणे हो जाएगा 1000। ये एम का वैल्यू निकल गया। अब डेल्टा TF बराबर हम लोग पढ़े हैं, यह क्या था, KF इंटू एम था, एम का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू एम जहाँ पर W2 अपान M2 इंटू W1 गुणे 1000, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। सेम यही प्रोसेस अपनाना है, लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन में यहाँ पर हमने लिखा था डेल्टा TB और यहाँ बराबर हो जाएगा KB और गुणे W2 अपान M2 W1 गुणे हो जाएगा 1000 हो जाएगा। KB क्या है, तो बोलेंगे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। इस तरीके से सेम दोनों फार्मूला एक ही होगा, बहुत थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ KB होगा, यहाँ KF हो जाएगा, डेल्टा TF या डेल्टा TB हो जाएगा। तो यहाँ जो है आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है ना हिमांक का अनुमान, ठीक है, हिमांक का अनुमान आप लिखेंगे राउट के नियम के अनुसार, जब किसी भी विलायक में क्या करते हैं और वापसी विलेय को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जब वाष्प दाब कम हो जाता है तो अब उसका वाष्प दाब है यानी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है। जब यही जो कम ताप पर होता है अतः विलायक का क्या होता है, ताप घट जाता है, वाष्प दाब घट जाता है, ताप भी घट जाता है। फिर उसको मान के लगा लेना, ग्राफ बना देना है, हिमांक का अनुमान आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है, अगला टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम है परासरण। परासरण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। परासरण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। तो लिखेंगे विलायक के कण अधिक विलायक कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर एक अर्ध पारगम झिल्ली से प्रवाहित होते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम परासरण कहते हैं। परासरण दाब नहीं, केवल परासरण कहते हैं। परासरण का मतलब क्या हो गया कि हमारे विलायक के कण, हमारे क्या होते हैं, विलायक ऐसे बनाएंगे, ऐसे चित्र बना लेंगे, यहाँ हमारा चित्र है और यहाँ पर बीच में लगा देंगे पारगम में झिल्ली, या जिसको बोलते हैं जंतु झिल्ली बोलते हैं, अर्ध पारगम में झिल्ली। अब इधर जो हमने विलयन भर दिया, इधर भी विलयन भर दिया, दोनों तरफ विलयन है। इधर क्या है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है, क्या अधिक सांद्रता वाला विलयन है, और इधर क्या है, कम सांद्रता वाला विलयन है। तो इसमें विलायक के जो कण होते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, किस पर, पारगम झिल्ली से होकर, ठीक है। तो यह क्या घटना कहलाती है, इसी को परासरण कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि विलायक के कण जो है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर विलयन की ओर पारगम झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, इस घटना को हम परासरण कहते हैं। अब इस परासरण की क्रिया में विलायक के कण पारगम झिल्ली के दोनों ओर गति करते हैं, ये भी लिखेंगे। हमारे विलायक के कण जो है पारगम झिल्ली के दोनों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके बाद लिखेंगे परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे हेडिंग परासरण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे अंतः परासरण। क्या होता है, अंतः परासरण। अंतः परासरण मतलब अंतः परासरण का मतलब होता है कि जब हमारे जल या विलायक के कण, ठीक है, बाह्य परत से होकर किसी वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसे हम अंतः परासरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए चाना भिगोते हैं, राजमा भिगोते हैं, छुआड़ा भिगोते हैं, तो हमारे जल के कण क्या होते हैं, बाहर की परत को होल करके उसके अंदर चले जाते हैं और उसके आकार को वृद्धि करते हैं। इस प्रकार का जो घटना घटेगा उसको अंतः परासरण कहेंगे, यानी हमारे जल के कण या विलायक के कण क्या है, बाह्य परत को यानी प्रवेश करके उसके अंतः भाग प्रवेश कर गए हैं। इस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं, अंतः परासरण। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है, बाह्य परासरण में ठीक इसका उल्टा होता है कि जब हमारे विलायक के कण या जल के कण किसी पदार्थ से अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं तो घटना को हम बाह्य परासरण कहते हैं। इस कंडीशन में तो वस्तु का आकार बढ़ जाता है, लेकिन इस कंडीशन में वस्तु के आकार में क्या कमी हो जाती है, अन्य इसमें सिकुड़न आ जाता है। जैसे अगर आप नमक या चीनी के घोल में अगर हम क्या करते हैं कि
अंगूर को डालते हैं तो अंगूर के अंदर उपस्थित जो जल के कण होते हैं बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो क्या सिकुड़ जाता है और वो तैरने लगता है ऊपर आकर। जैसे लोग किशमिश बनाते हैं तो इसी तरीके से क्या करते हैं, नमक का घोल बना देते हैं और उसमें अंगूर डाल देते हैं, जिससे अंगूर के अंदर जो भी नमी यानी कहने का मतलब जो उसमें विलायक है वो अंदर से क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ चला जाता है, इसका आकार क्या आता है, सिकुड़ जाता है, कमी आ जाती है। तो ये घटना क्या है, वायपराशरण कहलाता है। उसके बाद एक आता है, नोट करके लिखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग विसरण कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण में जब किसी भी विलायक विलेय को डाला जाता है तो विलेय जो होता है यानी विलेय जो होता है आपका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति स्वतः गति करके एक समांगी विलयन बनाता है, इसे ही हम कहते हैं विसरण कहते हैं। यानी परासरण और विसरण में थोड़ा सा अंतर है। परासरण में क्या आता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होता है, लेकिन विसरण में क्या आता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या आता है, गति होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं आपका, तो फिर कल आएगा इसका जो प्रासरण दाब। प्रासरण दाब अलग होता है, प्रासरण अलग होता है, हमने समझा दिया अच्छे तरीके से। धन्यवाद।